हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कैरियोकाइनेसिस, हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे कि हमने ये देखा था कैरियोकाइनेसिस के अंडर जनरली 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला हमने देखा था प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज एंड चौथा टीलोफेज। इन चारों फेजेस के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया था। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में या इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे ही कोई सेल डिवीज़न का टीलोफेज रीच कर लेता है, टीलोफेज तक पहुंच जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है। क्योंकि हमारा जो एम है वो ये था कि जो मदर सेल है वो फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक के वीडियो में हमने ये स्टडी कर लिया है, जैसे ही टीलोफेज आता है यहाँ पे 2 क्रोमोसोम का जो सेट था हमारे पास वो दोनों पोल्स के पास चला गया होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा फरो का भी बनना शुरू हो जाता था एनिमल सेल के अंदर। इसका मतलब अगर कोई सेल टीलोफेज तक रीच कर गया है तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल को अगर मैं डिप्लॉयड सेल मानूँ तो यहाँ पे एक पोल में 46 क्रोमोसोम एंड दूसरे पोल में 46 क्रोमोसोम आ चुका होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप का भी फॉर्मेशन हो चुका होगा एंड अलग अलग सेल ऑर्गेनेल भी बन चुके होंगे यहाँ पे। सो अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है इस सेल में कि इसका जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो जाए, क्योंकि जब तक साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इसी साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न होता है उसी को हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी करेंगे एनिमल सेल में किस तरह से साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है एंड प्लांट सेल में किस तरह से इसका डिवीज़न होता है। तो चलिए सबसे पहले यही क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि व्हाट इज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से आप क्या समझते हैं। एनसीईआरटी ने इसका बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है। ये जो एक्सप्लेनेशन या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। सो साइटोकाइनेसिस अकर्स व्हेन ए सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। ओके, जब कोई सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा होता है तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है उसी को हम लोग नाम दे देते हैं साइटोकाइनेसिस। ओके, सो यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है वो प्लांट सेल में अलग होता है एंड एनिमल सेल में अलग होता है। उसका एक रीज़न यही है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल देखने को मिलते हैं। इनके पास सेल वॉल होने के कारण हम डायरेक्टली सेल का जो डिवीज़न है या साइटोप्लाज्म का जो डिवीज़न है इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सेल वॉल है वो रुकावट पैदा कर देता है। लेकिन अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें तो एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट रीजन में। इसी वजह से यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है इसमें डायरेक्टली ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी में एक फरो का बनना शुरू हो जाता है, और यही फरो धीरे धीरे अंदर की तरफ प्रोसीड होता हुआ जाएगा। ये सेल श्रिंक करने लग जाएगा और फाइनली 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ये केस पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल होने की वजह से ये सेल में फरो नहीं बन पाता है। इसी वजह से इसका अलग ही प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। सबसे पहले जब साइटोकाइनेसिस का टाइम आएगा, मतलब टीलोफेज का जब एंड पीरियड आता है उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है। तो ये जो साइटोकाइनेसिस होगा एनिमल सेल में, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या नज़र आएगा, एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनने लगेगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर में आप देख सकते हैं, अगर ये एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में यहाँ पे 2 आप देख सकते हैं सेंट्रोजोम प्रेजेंट है 2 अलग अलग पोल्स में। वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच चुके हैं। ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाता है, यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोलस है या फिर जो सेल ऑर्गेनेल्स है इनका भी फॉर्मेशन होना शुरू हो गया होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं आप एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होता है हमारा जो मेटाफेज प्लेट होता है उसी के चारों तरफ इसका बनना शुरू हो जाता है। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग एक्चुअली बना किसका होता है, जनरली ये मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट्स का बना होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट एक्चुअली क्या है, ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं
फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल के कॉन्ट्रैक्शन या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मायोसिन एंड एक्टिन मॉलिक्यूल्स का एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन रहा है। कहाँ पे? ये मेटाफेज प्लेट के आसपास ये रिंग बनता है, बाहर से ये रिंग का बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बन गया, उसके बाद इसका काम क्या होता है, ये एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, खुद श्रिंक होने लग जाते हैं या फिर इनका जो साइज़ है ये धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है, जिसके वजह से ये जो सेल है यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। फरो का मतलब होता है गड्ढा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे, एक छोटा मतलब दोनों तरफ से छोटे गड्ढे का यहाँ पे बनना शुरू हो गया है। आप इसे ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपके पास एक बलून है, ओके, आपके पास मान लीजिए एक बलून है, आपने इसके जस्ट मिड में एक थ्रेड इस तरह से बांध दिया है। थ्रेड को आप धीरे धीरे टाइट करने लगते हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर थ्रेड को टाइट करने लग जाएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर का बनने शुरू हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से ये जो एनिमल सेल्स होते हैं, इसमें भी कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग इसी का काम करता है। धीरे धीरे करके ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सेल को 2 सेल में डिवाइड कर देगा या फिर फाइनली ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार फिर इसको देख लेते हैं कि दिस कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग किसका बना हुआ होता है, ये जनरली एक्टिन फिलामेंट का बना हुआ होता है एंड मायोसिन का बना हुआ होता है, और ये साइटोप्लाज्मिक फेस में साइटोप्लाज्म से बाइंड कर जाएगा, ये एक्टिन एंड मायोसिन। उसके बाद ये क्या करेंगे, एक क्लीवेज फरो का बनाएंगे। ये जो क्लीवेज फरो होता है ये कुछ नहीं, आपका जो गड्ढा मैंने बताया था, एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्लीवेज फरो में या जो रिंग है ये धीरे धीरे करके साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगा और फाइनली हमारे पास 2 डॉटर सेल आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट सेल में किस तरह से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस ऑपरेट होता है। तो अगर प्लांट सेल के बारे में बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस होता है फरो फॉर्मेशन करके हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि सेल वॉल खुद सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, और ये जो सेल्यूलोज मॉलिक्यूल होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिजिड मॉलिक्यूल है। जैसे हम अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जनरली लिपिड बाइलेयर का बना हुआ होता है, इसके साथ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से हम इनको क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे फरो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल वॉल के बारे में बात करें तो सेल वॉल काफ़ी रिजिड स्ट्रक्चर सेल्यूलोज से बना हुआ होता है एंड इनमें हम फॉरो नहीं बना सकते। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हमने एनिमल सेल में देखा था, जो सेल में फरो का बनना कहाँ से शुरू हुआ था, ये साइटोप्लाज्म के इनर साइड में बनना शुरू हुआ था, मतलब यहाँ से मायोसिन एंड एक्टिन का फिलामेंट बन के इस तरह का एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग का फॉर्मेशन शुरू हुआ था। उसी तरह से अगर प्लांट सेल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे इस तरह का कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या बन रहा होता है, एक सेल वॉल का प्रिकर्सर बनता है, या फिर आप बोल सकते हैं इस मिडिल वाले रीजन में साइटोप्लाज्म के पास ही यहाँ पे एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का कुछ सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से कि यहाँ पे एक सेल वॉल का प्रिकर्सर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जिसका नाम हम दे देते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। मतलब ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है एक्चुअली कहाँ से बनता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सिक्रीशंस होते हैं, जहाँ पे कि आपको सेल्यूलोज एंड उसके कुछ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली पहले फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, और ये फ्रैग्मोप्लास्ट एक्चुअल में क्या करता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है आगे चल के। मतलब यहाँ पे एक ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करेगा, आगे चल के ये एक रिजिड मॉलिक्यूल या फिर रिजिड बॉडी का फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये रिजिड सेल प्लेट बनना शुरू हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे सेल्यूलोज का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के यही सेल्यूलोज मॉलिक्यूल क्या करते हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। सो ये जो सेल वॉल अभी यहाँ पे बन चुका है या सेल्यूलोज यहाँ पे बन चुका है दोनों तरफ, ये मिड में जो लेयर प्रेजेंट हो जाता है इसको हम नाम दे देते हैं मिडिल लेमेला।
जैसे कि आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो मिडिल लेमेला होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और प्लांट सेल के दो सेल प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों के मिडिल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अभी आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मिडिल लेमेला है ये किस तरह से ओरिजिन होता है या फिर इनका किस तरह से फॉर्मेशन होता है। ओके, सो ये जो सेल प्लेट है आगे चल के ये मिडिल लेमेला बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ये प्लांट सेल था। प्लांट सेल में सबसे पहले फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ सेल के मिडिल वाले रीजन में। सो ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है आगे चल के ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करेगा, एंड उसी में जब सेल्यूलोज का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये सेल वॉल दोनों तरफ इस तरह से बनने लग जाएंगे, और मिड में ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है या जो सेल प्लेट है ये आगे चल के मिडिल लेमेला कहलाएगा, एंड ये बन जाएगा हमारा मिडिल लेमेला। ओके, सो ये था साइटोकाइनेसिस। सो हमने देखा सबसे पहले जब सेल का डिवीज़न होता है या फिर सेल साइकिल में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवीज़न होता है या फिर न्यूक्लियर कंटेंट का डिवीज़न होता है, मतलब जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनका पहले डिवीज़न हो गया, उसके बाद जाके साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हुआ, और फाइनली हमारे पास 2 सेल मिल गए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, लेकिन अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया तो क्या हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो मान लीजिए ये एनिमल सेल है, इस पर्टिकुलर एनिमल सेल में मान लेते हैं टीलोफेज स्टेज आ चुका है। तो यहाँ पे जब टीलोफेज स्टेज आता है तो हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोनों पोल में जा चुके होंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं 46 क्रोमोसोम आ चुका था, और यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम आ चुका था। लेकिन इसके बाद इस पर्टिकुलर सेल में अभी कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नो साइटोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा इसका मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा, 2 न्यू सेल्स नहीं बनेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले से ही 46 क्रोमोसोम एंड 46 क्रोमोसोम मतलब दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो चुका था। अब आगे साइटोकाइनेसिस होना चाहिए था, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब अब क्या होने लग जाएगा, इस पर्टिकुलर सेल के अंदर दोनों ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाएंगे, मतलब 46 प्लस 46। तो अगर देखा जाए तो टोटल यहाँ पे आप बोल सकते हैं 92 क्रोमोसोम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जबकि आप जानते हैं अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में बात करें तो इसका नॉर्मल कितना सेल प्रेजेंट होता है, नॉर्मल कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 क्रोमोसोम, या फिर हम बोल सकते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जिसे कि बोला जाता है 2n कंडीशन, या फिर हम इसे डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्या हो गया, देखिए इस केस में 46 प्लस 46 आ चुका है, मतलब इस केस में क्या हो गया है, 4n कंडीशन हो चुका है। हम 2n कंडीशन को डिप्लॉयड का नाम देते हैं, तो 4n का जब कंडीशन आ जाएगा इसको हम लोग बोल देते हैं टेट्राप्लॉयड। इसका मतलब 4 सेट का क्रोमोसोम एक ही सेल में प्रेजेंट है। तो ये एबनॉर्मल केस हो जाता है और ये सेल जनरली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, देखिए एक सेल के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस, या फिर अगर मोर देन 1 न्यूक्लियस बन चुका, मतलब यहाँ पे टीलोफेज हो चुका है तो डेफिनेटली मोर देन 1 न्यूक्लियस बन गया होगा। तो एक सेल के अंदर आपको मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इसी कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। जब एक सेल के अंदर आपको मोर देन 1 न्यूक्लियस नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे टीलोफेज जब आ जाता है तो हम जानते हैं टीलोफेज के कंडीशन में दोनों पोल में 2 न्यूक्लियस का भी फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था। तो इस कंडीशन में यहाँ पे इसको बोला जाता है सिनोसाइटिक कंडीशन, जिसमें एक सेल के अंदर आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट बात करते हैं, 2 अलग अलग टर्मिनोलॉजी को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला सिनोसाइट, सिनोसाइट क्या होता है, सिनोसाइट वो कंडीशन होता है जहाँ पे कि कैरियोकाइनेसिस तो ऑपरेट हो गया है लेकिन इसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसका मतलब एक सेल के अंदर आपको मोर देन 1 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस 1,
एंड न्यूक्लियस 2। मान लीजिए यहाँ पे 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो सिनोसाइट कंडीशन कैसे हो रहा है, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका था ओके सेल के अंदर, तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। इसी वजह से हमें सिनोसाइटिक कंडीशन देखने को मिला। और ये जो सिनोसाइटिक कंडीशन है, यहाँ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर हम जो पीते हैं जनरली, वो एक्चुअली कौन सा कंडीशन होता है, सिनोसाइटिक कंडीशन होता है। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअसली न्यूक्लियर डिवीजन होता रहता है, लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करता। उसके बाद अगर हम सिनसीसियम के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, 2 अलग अलग सेल ओके यहाँ पे 2 अलग अलग सेल जब फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद यहाँ पे जब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आ जाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बोल देते हैं सिनसीसियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिनसीसियम एंड सिनोसाइट, ये दोनों ही कंडीशन के अंदर एक सेल में मल्टीपल न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों का अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। उस रीज़न ये है कि इन दोनों का फॉर्मेशन का तरीका अलग है। क्योंकि जब अगर हम सिनोसाइटिक कंडीशन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि कैरियोकाइनेसिस हो चुका होता है एक पर्टिकुलर सेल में, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस ऑपरेट नहीं होता, तब जाके हम उसे बोलते हैं सिनोसाइट। लेकिन सिनसीसियम हम किसे बोलते हैं, जब 2 अलग अलग सेल फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होने के बाद एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम नाम दे देते हैं सिनसीसियम। और सिनसीसियम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन के केस में या फिर एनिमल सेल्स के केस में स्केलेटल मसल। तो एनिमल सेल में या फिर एनिमल में जब हम मसल के बारे में डिस्कशन करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनमें एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और ये सिनसीसियल कंडीशन कहलाता है। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोकाइनेसिस क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कैरियोकाइनेसिस के बाद, और अगर साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद नहीं होता है तो कौन कौन से कंडीशन अराइज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस, कि माइटोसिस क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।